नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ कि आपको बता दें कि अलग अंदाज में दिखे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दिल्ली के करोल बाग में मैकेनिकों से उन्होंने मुलाकात की और राहुल गांधी ने बाइक वर्कशॉप का दौरा किया। राहुल गांधी ने मैकेनिकों के साथ बातचीत भी की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 जून को दिल्ली करोल बाग में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानों पर पहुंचे और उनसे बातचीत की। राहुल ने इन लोगों के साथ अपनी बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि रिंच घुमाने वाले और भारत के पहियों को गतिमान रखने वाले हाथों से सीख रहा हूं। यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं। इन कपड़ों पर लगी कालिक हमारी खुददारी और शान है। ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। तो अचानक से कल राहुल गांधी यहां पर पहुंच गए थे मैकेनिकों के बीच। जाकर के उन्होंने वहां से उन लोगों से बातचीत की। न सिर्फ बातचीत की बल्कि आपको बताने की उनके साथ रह करके कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ पर औजारों का, तमाम चीजें मैकेनिकों से उन्होंने सीखी। साथ में बैठ करके देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें उन्होंने डाली है। यहाँ पर वर्कशॉप का, बाइक वर्कशॉप में वो पहुंचे थे। यहाँ पर जाकर के उन्होंने दौरा किया था, समझने की कोशिश की थी, मैकेनिकों से बातचीत की थी। तो करोल बाग की ये तस्वीरें एक अलग अंदाज में राहुल गांधी कल नजर आए। तो अचानक से वो दिल्ली के करोल बाग पहुंचे थे और यहां पर जाकर के एक बाइक वर्कशॉप में वो अंदर गए। वहां जाकर के उन्होंने मैकेनिकों से बातचीत की, समझा, देखा और उन्होंने सीखने की कोशिश की कि आखिर ये मैकेनिक जो है कैसे पुर्जों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे बाइकों को सही करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज को कैसे वो दुरुस्त करते हैं हाथ से अपने। तो यही तमाम बातों का उन्होंने फिर जिक्र भी किया कि मैं इन लोगों से सीख रहा हूं क्योंकि ये लोग जो है वो देश का भविष्य, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि जिस तरीके से ये लोग करते हैं, पहिया घुमाते हैं और ऐसे में इन लोगों से सीखने की बेहद जरूरत है। और बाकायदा ये तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और पोस्ट करके लोगों के बारे में लिखा। तो एक अलग अंदाज एक बार फिर से राहुल गांधी का नजर आया। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कहीं पर कभी भी वो चांदनी चौक के जामा मस्जिद पहुंच जाते हैं, चांदनी चौक में जाकर के चाय पीने लग जाते हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो पहुंच जाते हैं, वहां जाकर छात्रों से संवाद करने लग जाते हैं। और कल वो अचानक से मैकेनिकों के बीच पहुंचे, करोल बाग वो पहुंचे थे यहाँ पर। और जाने के बाद उन्होंने ये कुछ तस्वीरें जो है वो साझा की है, ट्वीट करके राहुल गांधी ने दिखाने की कोशिश की है कि उनकी मुलाकात कैसी रही और साथ ही साथ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैकेनिकों के साथ उनकी बातचीत कैसी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गोरखपुर से। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बताने कि जबरन धर्मांतरण का मामला जो है यहां पर सामने आया है। जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया गया है। आपको बता दें कि महिला के साथ इसके बाद यौन शोषण भी किया गया। युवक ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला जो है वो सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक युवक ने महिला के साथ यौन शोषण कर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। आरोप यह भी है कि युवक ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और इसके बाद उससे निकाह कर लिया। और साथ ही बता दें गर्भवती होते ही महिला का एबॉर्शन भी करा दिया गया। इसी बीच महिला को पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और इसके बाद उसने महिला को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने का अनुक्रम में थाना राजघाट द्वारा एक विधि विरोध धर्म परिवर्तन कराने के एक ऐसे व्यक्ति मिस्टर हाशमी को पकड़ा है, जिन्होंने एक 26 वर्षीय औरत को फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवाया। यह महिला पिछले 2 साल से यहाँ गोरखपुर में रह रही थी। मूल तो यहीं की निवासी है, लेकिन उनकी शादी पूर्व में एक बनारस से किसी व्यक्ति से हुई थी। उसके साथ चले जाने के बाद में उस व्यक्ति ने कहीं और शादी कर ली, तो ये यहाँ घूम रही थी। तो इस मिस्टर हाशमी के कांटेक्ट में आई और इनसे कांटेक्ट में आने के बाद में इन्होंने इनको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए और इन्होंने इससे कन्वर्ट होने के लिए कहा। 2021 एवं 376, 323, 5004, 506 विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि यात्रा से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है और सुरक्षा के तहत यात्रा को रवाना किया गया है। मौके पर आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता दें कि यात्रा से पहले पुलिस ने पूरा मॉक ड्रिल किया है
क्योंकि अमरनाथ यात्रा से पहले ये मॉक ड्रिल किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को रवाना यहां पर किया गया है। तो मौके पर इस दौरान तमाम आला अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा को लेकर के मौसम की वजह से उसकी वजह से कई बार ब्रेक लगा, रोका गया। अब ऐसे में रास्ते में किसी तरह की कोई और परेशानी तो नहीं है, कोई और श्रद्धालुओं को समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। लिहाजा इन तमाम बातों को लेकर के पूरे मॉक ड्रिल किया गया और सुरक्षा के तहत यात्रा को रवाना यहां पर किया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब यात्रा को रवाना किया जा रहा था, गाड़ियों को रवाना किया जा रहा था, तो मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ये अहम खबर, बड़ी खबर कि यात्रा से पहले पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात यूसीसी की, क्योंकि समान नागरिक संहिता को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बता दें आपको कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में शामिल हुए। तो यूसीसी को लेकर हुई बैठक में विधि सचिव भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में शामिल हुए। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। पीएम मोदी ने यूसीसी की पुरजोर वकालत की है और यूसीसी की को लेकर के तमाम बैठकें जो है लगातार हो रही हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि एक तरफ तो केंद्र सरकार की बैठक हो रही है, अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई और पीएम मोदी की नॉलेज में तमाम चीजें डालकर के बैठक में की गई और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस बैठक का हिस्सा थे, बैठक में वो शामिल थे। तो यूसीसी लेकर को विधि सचिव भी इस बैठक का हिस्सा थे, इस बैठक में मौजूद थे। तो उच्च स्तरीय बैठक हुई है समान नागरिक संहिता को लेकर। और वहीं आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अलग अलग कानून से देश कैसे चलेगा और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, सुनवाते हैं। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। और वहीं भोपाल में हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश की रानी चौरसिया ने पूछा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है, इसको लेकर हम मुस्लिम भाई बहनों का भ्रम कैसे दूर करें। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बताइए कि एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए कानून और दूसरे के लिए दूसरा कानून
क्या ऐसा घर चल पाएगा? तो फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकेगा? जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं, सच यही है कि वही लोग मुसलमान करते हैं। मुसलमानों के अगर ये सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश मुस्लिम परिवार शिक्षा और रोजगार से पीछे नहीं रहते। वहीं राजधानी लखनऊ में हमारे संवाददाता शेखर त्रिवेदी ने रानी चौरासी से खास बातचीत की। देखिए आप उनकी ये खास रिपोर्ट। जी, जो प्रश्न आपने पूछा, प्रधानमंत्री ने जो उत्तर दिया, उससे कितना संतुष्ट हुई आप? उससे 100% संतुष्ट हुए हैं कि मोदी जी ने हर बेटी का कष्ट महसूस किया है और शायद ही आज ये कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हर माता पिता को शायद केवल अपनी बेटी का कष्ट दिखता है, दूसरे की नहीं। मगर मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से हमारी जो मुस्लिम बहनों का दर्द समझा, उनके माता पिता का कष्ट समझा कि बेटी तो अपने ससुराल से आ गई, मगर माता पिता सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा। तो उस कष्ट को, उस कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया और हमारी महिला मोर्चा भी मिल करके मोदी जी के तीनों में चल करके इसको आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री की अन्य योजना है, हमें नहीं लगता अन्य योजना एक महीने में सोचे 2-2 बार राशन की महिलाएं और जिनके घर में योजना मिल रही वो खा भी रहे हैं और इतना एक्स्ट्रा राशन मिला जा रहा है कि मतलब समझ लीजिए उससे अर्न भी कर रहे हैं लोग। वैक्सीनेशन कोई नहीं बचा होगा, हम आप भी नहीं बचे हैं कि मोदी जी के लाभ से हम लोग लाभार्थी सभी लोग हैं। तो ये भाजपा के वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखा और इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री का जवाब था उससे न केवल ये संतुष्ट हैं बल्कि देश की करोड़ों महिलाएं, करोड़ों माताएं बहनें भी संतुष्ट हुई होंगी और इसी ऊर्जा के साथ वो बीजेपी का प्रचार आगे करने के लिए निकलेंगे। सुंदरम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और इधर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को ये समझने की जरूरत है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात जो है वो कही गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से भोपाल में पीएम मोदी ने कई बातें कही यूसीसी को लेकर, तो उसके बाद तुरंत असदुद्दीन ओवैसी का तंज जो था वो सामने आया। उसमें वो नसीहत देते नजर आए, कई बातों पर वो चैलेंज करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजर आया। इसी में उन्होंने कहा कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात जो है वो कही गई है। तो असदुद्दीन ओवैसी का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये तंज और कहा कि प्रधानमंत्री को ये चीजें समझने की जरूरत है। अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले। एक मोजाइक है ये। हाँ, तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? 1 नेशन, 1 इलेक्शन, 1 टैक्स, 1 लॉ, 1 कल्चर, 1 रिलीजन, 1 आइडेंटिटी, और अब तो 1 फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और अहम खबर का। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद अब मुश्किल में तेजस्वी यादव है, क्योंकि मानहानि केस में आज
तेजस्वी यादव की पेशी होगी। अहम खबर, बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद मुश्किल में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज मानहानि केस में तेजस्वी यादव की पेशी होगी। अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव की पेशी होगी। दरअसल गुजरातियों को उन्होंने ठग कहा था। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और गुजरातियों को ठग कहने के मामले में आज अहम सुनवाई होगी। तो मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एक विवादित बयान में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद के कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी आज सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर किसी तरह से तेजस्वी यादव को राहत मिलेगी, क्योंकि आज मानहानि मामले में पेश होंगे तेजस्वी यादव। तो अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव की ये पेशी होनी है, क्योंकि गुजरातियों को उन्होंने ठग कहा था। हालांकि कई बार तेजस्वी यादव ये बात अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा था, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो गुजराती के कई बड़े बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस जो था वो दर्ज कराया था, उसके बाद ये खबर सुर्खियों में आई और अब आज इस मामले में अहमदाबाद कोर्ट में तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। तो गुजरातियों को ठग कहने के मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भिवंडी में सियासत जो है वो गरमाई है। बता दें आपको कि एनसीपी ने 18 नगर सेवकों को निलंबित किया है। 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया है। कांग्रेस छोड़ एनसीपी में शामिल हुए हैं नगर सेवक। 2021 महापौर चुनाव में बगावत करने का आरोप इनके ऊपर लगा है। तो महाराष्ट्र में थाने से सटे हुए भिवंडी की सियासत ने एक अलग मोड़ ले लिया है, जहां 2021 में महापौर चुनाव के दौरान बता दें आपको कि बगावत करने वाले 18 नगर सेवकों को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। नगर विकास विभाग की इस कार्रवाई के बाद भिवंडी के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि कांग्रेस के 18 बागियों ने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का विरोध करते हुए बीजेपी समर्थित पूर्णांक विकास अघाड़ी के प्रत्याशी को वोट देकर बागियों ने अपना डिप्टी मेयर बना लिया था और तब मामला कोकड़ भवन पहुंचा था, मगर कोकड़ आयुक्त ने 18 बागियों की सदस्यता बरकरार रखने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये मामला आगे पहुंचा। ये लोग एनसीपी में शामिल हुए और अब फिलहाल 6 साल के लिए निलंबित किया गया है। मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। भले ऑर्डर थोड़ा लेट आया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि 18 आज डिस्क्वालीफाई हो गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल रहा वो हमारे जावेद दलवी साहब का रहा, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने उनको क्या क्या कमेंट दिया, लेकिन वो कभी वो कमेंट पे ध्यान नहीं देते हुए वो आगे बढ़ते गए। आज जावेद भाई की मेहनत और उनके पीछे जो दुआएं थी, आज वो रंग लाई और ये होना ही चाहिए था, क्योंकि ये आगे के लिए बहुत अच्छा है भिवंडी शहर के लिए। अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आता तो आगे लोगों के नगर सेवकों की हिम्मत बहुत बढ़ जाती ये आने से, क्योंकि अब ये 6 साल, ये 2 टर्म अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये लड़ नहीं पाएंगे। और इनके लिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी मार है जो इनके ऊपर आज ये गुजरी है। जो ये सोचते थे कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये भूल गए थे कि अल्लाह भी है, गलत करने वालों के साथ हमेशा गलत होगा, और आज इनके साथ वो चीज़ हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।